Hello, everyone, and welcome to the very lovely show. और आज की जो हमारी मेहमान हमसे जुड़ने जा रही हैं उनके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी खूबसूरत बातें कही हैं। किसी ने कहा शी इज़ एबल टू कन्फ्रंट ऑल द सिचुएशन दैट लाइफ थ्रोज एट हर, शी इज़ एबल टू फाइट विद सोसाइटी, शी नोज हाउ टू टेक ऑन रॉन्ग पीपल, शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू अवर सोसाइटी। तो किसी ने कहा ये वो हैं जो अपने आप में सबसे परे हैं, ये वही हैं जो शो कर रही हैं। तो किसी ने कहा कि आई विश वी हैव मोर पीपल लाइक हर, शी मेक्स द वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल। तो किसी ने उनकी तुलना इलायची के दानों से की, जब जो पिसते हैं तो उनकी महक दूर तक जाती है। तो ऐसी ही हमारी मेहमान है आज की। लेट्स वेलकम MX धनंजय चौहान। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वेरी लवली शो में, एंड बहुत अच्छा लगा आप आए। तो सबसे पहले जैसे कि आपका नाम, आपके नाम से शुरुआत करते हैं। आपके नाम में MX धनंजय चौहान, तो इस MX का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो द वेरी लवली शो जो आपका है, यू आर ब्यूटीफुल वुमेन, एंड आपका जो शो है ये भी लाखों लाखों लोग देख रहे होंगे। दर्शक, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को मेरे दिल से सभी को प्यार। तो आपने पूछा कि MX धनंजय चौहान, एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ना मेल ना फीमेल, जब हम तीसरी प्रकृति, तृतीय प्रकृति या थर्ड जेंडर होते हैं, क्योंकि मिस्टर और मिसेस है तो ये सारा सोशली कंस्ट्रक्टेड, समाज ने खुद ही बनाया। मिस्टर भी बनाया, मिसेस भी बनाया, मिस भी बनाया, मेल भी बनाया, फीमेल, सब आदमी औरत इंसान ने, कुदरत ने सिर्फ एक इंसान बनाया है और उसके थोड़ा जो उसके फीचर्स हैं, बॉडी की जो बनावट है उसको बना के भेजा है। तो ये जो MX का जो मतलब है एक्चुअली जेंडर, जो समाज का जेंडर है उससे अलग, जेंडरलेस या फिर डिफरेंट जेंडर, या फिर MX का मतलब कि जैसे प्रीफिक्स आपका मिसेस या मिस लिखते हो, ऐसे ही हमारे लिए MX लिखा जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग रेखा हो, सभी लोग लक्ष्मी हो, सभी लोग वनीता हो, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे पंजाब में मनदीप सिंह भी होता है, मनदीप कौर भी हो सकता है ना। तो सिंह और कौर से पता लगता है कि वो औरत है या एक मर्द है। तो हमारे नाम, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने नाम ऐसे रखे हैं बचपन में मेल वाले, तो लोग चेंज तो करवाते हैं, बहुत सारे लोग चेंज करवा लेते हैं, बहुत सारे नहीं करवाते। तो हम अपने नाम के आगे MX लिखना चाहते हैं, तो सरकार ने ये एक्चुअली इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि MX, ताकि हमारा अपना खुद की पहचान के साथ हमें प्रीफिक्स भी मिले। हमारी पहचान तो है ही है, हमें लोग जाने, हमें लोग इसी नाम से पुकारे, इसी प्रीफिक्स से, ताकि लोगों को पता लगे ये ट्रांसजेंडर हैं जी। एंड मैंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप जो है, जो नाम भी नहीं, नाम कई लोग सोचते हैं कि मेल का नाम है या मेरे को आदमी करके बुलाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये स्टीरियोटाइप तो तोड़ने होंगे जो सदियों से ऐसे बना के रखे हैं। इनको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हिलाना होगा। हम सब कुछ नहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए दोनों के बीच में अपनी जगह भी बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा तो हिलेगा। अगर दो चीजें अगर पहले से ही बना, वैसे तो तीसरी चीज बीच में ही थी ऑलरेडी। तीसरी प्रकृति, जो तीसरी नेचर है, वो ऑलरेडी, दो नेचर कभी भी तीसरी प्रकृति के बिना पूरी नहीं होती, अधूरी होती हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, दिन होता है, रात होती, तो संध्या भी होती है, शाम भी होती है, और संधि काल दिन में और रात में कई बार आते हैं। तो उसकी एक अपनी महत्वता है, उसकी अपना एक वजूद है तीसरी। तो इसको बताने के लिए ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, और अपनी पहचान के साथ हमें जीना चाहिए। बहुत जरूर, करेक्ट।
तो धनंजय, हम शुरू से शुरू करते हैं। आपको ये कब एहसास हुआ कि आपका जो वजूद है और आपकी सोच है वो दोनों मुख्तलिफ है, अलग-अलग है, जुदा है? यानी बायोलॉजिकल, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स अलग है। इस चीज़ का एहसास आपको कब हुआ? एक्चुअली ये जो चीजें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोलॉजिकल जो चीजें हैं वो कुदरती होती हैं। जैसे कुदरती मतलब कि कुदरत ने हमें एक दो तरह के शरीर के साथ भेजा है, जी, जिसको हम लोग आम भाषा में या दुनियावी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये मर्द का शरीर है, ये औरत का शरीर है। लेकिन तीसरी प्रकृति का जो इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है, इंटरसेक्स मतलब दो लिंगियां या जिसका लिंग की पहचान नहीं हो पाती जन्म के समय, सो वो इंटरसेक्स बच्चे होते हैं। 3 लोग पैदा होते हैं, 2 नहीं होते, मर्द और नर नारी और जो इंटरसेक्स बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इनके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये तो जन्म के साथ ही पहचाने जाते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, या ये इंटरसेक्स है, जिसको आम लोग खुसरा बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो समय के अनुसार, समय के अपना जेंडर, जो समाज का जो जेंडर दिया जाता है, जो हमें मेल जेंडर असाइन किया गया बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जो हमारा सेक्स है जो असाइंड सेक्स है एट द टाइम ऑफ बर्थ, दोनों। जी, क्योंकि सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर जो समाज ने उस वक्त दिया, जब मैं पैदा हुई थी कि ये लड़का है, मेरे अंडरवियर में झांक कर देखा कि ये लड़का है, उस समय मुझे तो नहीं पूछा गया, मेरी कंसेंट तो नहीं थी, मेरा जी, कोई बिल्कुल। कंसेंट नहीं था। तो मेरे अगर मैं चिल्लाते हुए बाहर आ जाऊं कि मैं लड़का हूं तो या मैं लड़की हूं तो समाज मान सकता था। लेकिन जब इंसान को पता ही नहीं कि वो लड़का है लड़की खुद को, तो उस समय मेरा जेंडर जो है मेल दिया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन 3 से लेकर 5 साल की एज में मुझे आभास होना शुरू हो गया। एक स्वाभाविक गुण होता है, नेचुरली जब इंसान बच्चा बढ़ता है उसके अंदर जो समझने की, जो हम ता और ती बोलना सीखते हैं, तो उस समय वो कोई सिखाता नहीं है, ये भी बायोलॉजिकली होता है। जो ब्रेन है, लोग सिर्फ हमारे को बॉडी को बायोलॉजिकल बोलते हैं, लेकिन ब्रेन तो सबसे बड़ा कमाल की चीज है। ब्रेन ही सबसे बड़ा, सबका जो मुखिया है, सबका हेड है, हेड ऑफ द लाइक बॉडी है, वो डिसाइड करता है कि वो क्या है। सो मेरे ब्रेन ने डिसाइड किया कि मैं लड़की हूं, लेकिन समाज ने डिसाइड किया कि लड़का है। तो दोनों में जब बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जब ये कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, लेकिन मैंने तो ये कन्फ्लिक्ट माना नहीं, मैंने इसको कन्फ्लिक्ट नहीं माना। मैंने अपने आप को करेक्ट, सहज रूप से, जैसे कोई समुद्र में नदी समा जाती है, एक नदी आती राइट, है और समुद्र में समा जाती है। समुद्र शोर थोड़ी करता है कि इतनी सारी नदियां आ गई मेरे ऊपर। बस मेरे अंदर वो जेंडर का कंसेप्ट अपने आप बॉडी ने अडॉप्ट किया और अपने आप को लड़की मानना शुरू कर दिया। लेकिन कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? समाज में। क्योंकि समाज ने जो बोला था वो तो हुआ नहीं। मेरे मेरे माँ बाप ने सोचा था लड़का होगा, लेकिन लड़का होने के बावजूद वो लड़की हो गई। तो ये हलचल तो उनके बीच में होना ही था, परिवार में, समाज में। सो आई वॉज इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड, जहां पर समाज को समझ ही नहीं था। क्योंकि आज भी हमारा समाज, 99% समाज अभी अनपढ़ है। उसको जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर रोल, जेंडर एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में तो बहुत बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत ही कम नॉलेज। बिकॉज हम लोग तो सारा दिन इन्हीं चीजों को फेस करते हैं। आप सोचिए कि बहुत जिनको समझ आ गया कि जेंडर सेक्स क्या है, वो लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। करेक्ट, वो भी सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों गया। मैंने 3 से लेकर 5 साल की एज में अपने आप को ये सहज रूप से, ये मानने वाली बात नहीं। मैं आपको पूछूं, आपने कब अपने आप को लड़की माना? तो आप क्या जवाब जी, दोगे कि आपको कब पता लगा कि आप लड़की हो?
सो आपको अगर पता है तो मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है। जी चाहे लड़की है, ट्रांसजेंडर है, किसी को नहीं पता कि वो लड़का या लड़की कब हो गए। तो ये अमूमन जो साइकोलॉजिकली माना जाता है, साइकियाट्रिस्ट या जो साइंटिफिकली माना जाता है कि 3 से लेकर 5 साल की एज में सभी बच्चे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स, नॉन, जितने भी आइडेंटिटीज हैं, वो अपने आप को इसी एज में अपने आप को रूप में दिखने लगते हैं। करेक्ट। जी। अच्छा धनंजय जी, ये बताइए कि ये जब आपने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि आपकी सोच और जो वजूद है वो बहुत डिफरेंट है, तो उनका क्या रिएक्शन था? और अगर मैं एक अलग वर्ड्स में कहूँ तो कितना जरूरी है बाहर समेटने से पहले घर को समेटना, मतलब जो घर का फैलाव है। एक गजल आपने सुनी होगी शायद, चंदन दास की, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को जाया जाए। तो दुनिया को बताने से पहले तो हमारा घर, जो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है, जो पहली पाठशाला होती है, पहला स्कूल होता है, वो घर होता है। जी और घर में माँ बाप को पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, माँ बाप को सब मालूम होता है, सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन वो इग्नोर करते जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद समय के हिसाब से हमारे आसपास भी अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो मैं 2-3 ऐसे लोगों लड़का करके बुलाते हैं। एक लड़की है, वो अपने आप को लड़का जी बोलती, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। माँ बाप जी तो देखो कोई कुछ नहीं बोलता उनको, क्योंकि वो पेट्रियार्की में, मर्द सत्ता में ऊपर की ओर आते हैं। मर्द, मतलब आप पंजाबी में जाते हैं, आपने सुना होगा बंदा बन जाओ, जी है ना, बिल्कुल। बंदा बन जाओ। कोई ये तो बिल्कुल नहीं बोलता ना बंदी बन जाओ, औरत बन जाओ। और जब बंदा बन जाता तो लोग खुश होता, कोई बात नहीं है, लड़का मतलब बंदे वर्गा बन, मतलब ताकतवर। सब लोग फाइट करना चाहते हैं, कोई कोई कमजोर नहीं होना चाहता, औरत को कमजोर माना जाता है। कोई राइट। भी अपने आप को औरत नहीं मानना चाहता, अपने आप को औरत नहीं दिखाना चाहता। तो इन्हीं चीजों में देखो, जब हम लोग पेरेंट्स को जब ये पता लगना शुरू होता तो वो इसको इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि ये एक फेज है, एक समय के हिसाब। आज भी कोई बात चल रही थी अपने वो बच्चे को लेके, वो मतलब अपने आप को टाक के तो कहते ठीक हो जाएगा अपने आप ही बाद में। तो वो ठीक होने वाला ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। वो डेवलप होता जाता बाद में अपने आप को, या एक चीज को आइडेंटिफाई करना, तो या ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन। तो पेरेंट्स जी को पता है। मैंने 5 साल की एज में, 6 साल की एज में स्कूल में जब एडमिशन हुआ, तब भी वॉशरूम की प्रॉब्लम आई, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि घर में तो अमूमन क्या होता है कि हम जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम होता है। आप सबके, हम सबके घर में एक ही वॉशरूम है ज्यादातर। जो राइट। बहुत अमीर होंगे उनके हर बेडरूम में वॉशरूम होगा, लेकिन वहां भी आदमी औरत कोई भी चले जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, दुनिया में, समाज में जाते हैं, वहां दो नजर आते हैं, तीसरा कोई चीज नहीं होती। तो स्कूल में भी काफी प्रॉब्लम आई। 7 साल की उम्र में आते आते मैंने अपने मदर को कहा कि माँ, मुझे लगता है कि मैं एक औरत, मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, मेरे अंदर एक औरत है, मुझे महसूस होता है बहुत ज्यादा। और उसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम भी थी। तो मदर ने फादर को बताया, और फादर ने जो झाड़ फूक वाले तांत्रिक होते हैं, पंडित वगैरह, इन सब से बात की। उन्होंने कहा इनके इसके अंदर चुड़ैल आ गई है। कोई भूत आत्मा, प्रेत आत्मा आ गई है। तो उसको झड़वाना होगा, उनको तांत्रिक के पास ले जाके उसको झड़वाना होगा। तो फिर ऐसे ही एक दिन मुझे लेके गए, और तांत्रिक ने झाड़ फूक शुरू किया। और रात के करीबन अंधेरे में, जैसे रात 10-11 बजे के बाद झाड़ फूक शुरू हुआ। और आग जलाई हुई थी, जैसे हवन करते हैं लोग। तो उसके बाद जब जादू मंत्र, ये सब जादू टोना शुरू हुआ, और मुझे बोला गया कि तुम इसको, मतलब मुझे नहीं बोला, वो मेरे अंदर जो उनको लगता था औरत है, चुड़ैल है,
उसको बोलना शुरू हुआ कि तुम इसको बस बच्चे को छोड़ के चले जाओ। तो ये सब ढकोसलेबाजी चलती रही। और जेंडर करेक्शन थेरेपी होते हैं, जेंडर करेक्ट किया जाता है। ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के पास भी आजकल बहुत सारे अपना बिजनेस चला रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तंत्र मंत्र ये सब साधनाएं होती हैं और सब लोग जेंडर करेक्शन की तरफ भागते हैं। ये मेरे साथ 1977 77 की बात होगी, 76 77 की बात होगी, तब की बात है। तब तो जनता और ही अनपढ़ी थी। अब तो फिर भी जेंडर के बारे में डिस्कशन होता है। तब तो जी सब बेली जनता की है ना, इस चीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जी तो फिर मुझे मारना पीटना शुरू हुआ। चिमटे जैसे आपने देखा कि जब किसी ओझा के पास पागल या मेंटली डिस्टर्ब या कुछ इस तरह की चीजें होती है ना, तो उनको लेके जाए, उनको लगता है पागल है या मेंटली डिस्टर्ब, उनको वहां पर ले जाया जाता है। तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता, जंजीरों बांधा जाता है, चिमटे से पीटा जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी। तो जब मारपीट शुरू हुई तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सरेंडर कर दिया और मैंने कहा ठीक है, जैसे आप बोलोगे वैसे ही कर लेंगे। तो उन्होंने फिर जैसे कपड़े पहनना, लड़कियों जैसा रहना, ये सब जैसे मैं पेरेंट्स को देखती थी, फिर अपने आप को लड़का बनाने की पूरी कोशिश करती कि मैं लड़का बन के रहूं और लोगों के सामने भी लड़का बन के रहती थी। तो वो तो एक एक ना नाटक होता था। जी बोझ, जैसे आप समझ लो कि मेरे सिर पे एक बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है और जैसे ही कोई सब लोग चले जाते हैं उस बोझ को उतार देते हैं। तो ये सब चलता रहा और मेरे शरीर पे काफी निशान पड़े। जब वो मारा पीटा गया तो अभी भी निशान के वो जो छाले होते हैं ना गरम चिमटे के, वो अभी तक मेरे शरीर पे निशान है। अ, तो ये चलता रहा मेरे साथ ऐसे ही मतलब इस तरह का भेदभाव। फिर सेक्सुअल अब्यूज भी रहा मेरे साथ। अ, जब 10th लेवल तक आते आते काफी सारी चीजें शुरू हो गई मेरे साथ, क्योंकि तब तक आते आते जेंडर जेंडर तो चलो 3 साल 5 साल की एज में पता लग गया, लेकिन सेक्सुअलिटी थोड़े लेट आती है। सेक्सुअलिटी 12 13 साल की एज में, जब हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, हम अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल मेल की तरफ, मेल फीमेल, या ट्रांसजेंडर भी किसी न किसी तरह अट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई किसी न किसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेक्सुअलिटी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग कभी फिर डिस्कशन करेंगे। हम लोग किसी जी ना किसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी जरूरी नहीं कि मेल फीमेल के लिए, फीमेल मेल की तरफ, कोई किसी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो जब अट्रैक्शन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन आती है तो उस समय भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा क्यों, मेरा बायोलॉजिकल बॉडी या साइकोलॉजिकल बॉडी अलग अलग चीजें हैं, फिर उसके बीच में सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आ गई। तो ये बहुत सारी चीजें होती रही मेरे साथ और इसके कारण डिस्फोरिया बोलते हैं, जेंडर डिस्फोरिया हो जाता है, मेंटली बहुत अपसेट हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी, काफी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं और जिस कारण बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन में पागलपंती के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं बच्चे बहुत सारे। अभी भी बहुत सारे बच्चों का सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा है, ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन में। और सबकी लाइफ में चाहे कोई भी हो, LGBTIQ+ कम्युनिटी के जिंदगी में एक ना एक बार जरूर वो सुसाइडल अटेम्प्ट जरूर रहता है। और उस अटेम्प्ट के साथ साथ मेरे जिंदगी में भी वही जो सुसाइडल अटेम्प्ट रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ही, कई बार रहे। और कोशिश पूरी की मैंने मरने की, इस दुनिया से जाने की, लेकिन चलो ईश्वर की कृपा रही और हो सकता मैं उस चीज के लिए बनी नहीं थी। आज मैं आप सब के बीच में हूँ, तो ईश्वर ने किसी और काम के लिए भेजा होगा। कोई ना कोई रीजन रहता है हर चीज का, तो वो मान के अभी मैं वो सब जिंदगी में चलो। पेरेंट्स को सब पता रहता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता है जिंदगी में। हम सभी दुनिया भर लोगों से जीत जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से हार जाते हैं, अपने परिवार से हार जाते हैं, उनके आगे सरेंडर कर जाते हैं। उनकी खुशियों के लिए, उनके उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए हम घर से भाग जाते हैं, उनके लिए हम सब कुछ कर देते हैं ताकि वो लोग खुश रहें, उनको कोई उंगली ना उठाए। सो बट फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चीजें बड़ी दुआओं से उन्होंने बेटा पाया और बेटा लड़की बन गया, और जिससे उसने नाक कटवा दी, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे फादर तो अभी इसी साल उनकी डेथ हुई, तो मरते मरते 70 साल की उम्र तक उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। सो
ऊपर से मतलब मेरा बहुत मजाक बनाया जाता था, अभी भी बनाया जाता है, बट आई डोंट बॉदर नाउ। पहले मैं बॉदर करती थी, अब मैं कोई बॉदर नहीं करती, किसी का कोई परवाह नहीं मुझे अब, मतलब दुनिया जाए भाड़ में। तो अभी क्या है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे, फैमिली भी नहीं करे, बट मुझे मैटर नहीं करता अभी। अभी मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। 50 साल हो गए, बहुत ज्यादा सहते सहते। अब ये जी। सब सहना मेरी बस की बात नहीं। अब दुनिया सहे, मैं नहीं सह सकती। अब दुनिया मुझे सह रही है, मतलब दुनिया झेल रही है, मैं नहीं झेल रही दुनिया को। अच्छा धनंजय जी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर थे एंड कितने गर्व की बात है कि आप वहाँ पहले सबसे पहले ट्रांसजेंडर थे। आप डिस्टेंट एजुकेशन से भी पढ़ सकते थे, बट आपने ये फैसला किया कि आप लोगों के बीच जाएंगे और वहां पर उन्हीं की तरह एजुकेशन लेंगे। तो वहां पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, डिस्टेंस तो मैंने जब मेरा रेगुलर एजुकेशन था वो 93 94 में छूट गया था। जैसे जी आप लोगों ने अपनी फिल्म भी देखी होगी, एडमिटेड, मेरी जिंदगी पे बनी है। जी, बिल्कुल हालांकि वो बिल्कुल। पूरी जिंदगी नहीं है, वो कुछ जी। हिस्सा है जिंदगी के, कुछ कुछ पल हैं। तो 94 में मेरा टोटली पढ़ाई से लोगों ने, मतलब दुनिया ने मेरे को पढ़ने से रोक दिया, समझ लो बैरियर खड़ा कर दिया कि नहीं, ट्रांसजेंडर या डिफरेंट लोग कभी नहीं पढ़ सकते। उस समय ट्रांसजेंडर नहीं पता था मुझे, ये सब वर्ड तो बाद में, बड़े बड़े भारी भारी भरकम वर्ड जो है, शब्द बाद में मेरे को समझ आने शुरू हुए। तब तो मुझे करेक्ट। ऐसा लगता कि मैं लड़की हूँ। ये ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर वैसे कोई वर्ड नहीं, ट्रांसजेंडर कोई इंसान नहीं होता है। ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है। ट्रांसजेंडर मतलब कि जेंडर को ट्रांसफर करना, इधर से उधर, उधर से, ठीक है। तो 94 में मेरा एजुकेशन छूट गया। मैं एलएलबी कर रही थी, उससे पहले 93 में मास्टर किया और कर रही थी हिस्ट्री पर, वो भी नहीं करने दिया। 94 में एलएलबी छूट गया। सब चीजें हुई, लेकिन पढ़ाई का दामन मैंने कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया, लेकिन पढ़ाई ने मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मैं चाहे छुपके छुपके पढ़ी, अपने सेल्फ स्टडी करती रही। घर में मेरी किताबें थी काफी सारी, मैं खरीदती रहती थी, पढ़ती थी। और डिप्लोमास करती थी, जैसे कोई लैंग्वेजेस के, मैं सोच रही शायद मैं फॉरेन कंट्री चली जाऊं, इसलिए भी मैंने रशियन सीखी, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज किया। तो मैं यहाँ से, इंडिया से निकल जाऊं बस किसी तरह, यहाँ से रहना नहीं था मुझे। जी फिर मैंने फ्रेंच भी सीखी, रशियन सीखी, तो शायद मुझे लगा कि रशिया तो, यूएसएसआर तो वैसे ही क्लैप्स हो गया है। रशिया में वैसे ही उस समय 90s में भूखमरी थी, काफी हौच पौच था रशिया में। तो क्योंकि जी। 15 कंट्री अलग हो गई थी, तो मैंने फिर फ्रेंच भी सीखी, लेकिन फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस किया, तो ये सब करती रही। और बाद में मैंने डिस्टेंस से भी एमए किया, मास्टर इन सोशल वर्क। ओके। लेकिन मुझे लगा कि आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़नी तो हमें विजिबल होना जरूरी है। हम छुपके छुपके पैंट पहन के, शर्ट पहन के ये कभी लड़ाई जीत नहीं सकते। लोग हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। उनको तो बाइनरी ही दिखता था, तीसरी। आप दुनिया की नजर में लड़की है, वो साड़ी सूट में होगी, उसकी बॉडी का आकार होगा। लड़का होगा पैंट शर्ट में, कोट पैंट में होगा। तो ये दो चीजें इंसान के स्टीरियोटाइप है, एक्चुअली स्टीरियोटाइप। तो उसी में जब तक हम, मुझे भी लगा कि मुझे तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, मैं पैंट शर्ट में हूँ, लोग मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। हम ट्रांस वुमेन, मैं एक औरत हूँ, लेकिन औरत के तो कोई मेरे लक्षण नजर, लोगों को नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना। जी अगर नजर आते हैं लक्षण मेरे, तो वो सेक्सुअल एक एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, सेक्स ऑब्जेक्ट, जी। वो उतना ही नजर आता है कि ये हमारे का यूज करने वाली चीज है और कुछ नहीं। समाज में मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट करना, सेक्सुअल अब्यूज करना, ये सब चलता रहा। सो मुझे लगा कि ये तो सारा चीज मेरे साथ हो रहा है, तो मैं पढ़ाई करके भी नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं कि मैं सीधे ही साड़ी में आ गई। साड़ी जी। में आने के लिए भी आपको पता है कि साड़ी में आना बिना राइट्स के, विदाउट एनी इक्वल राइट्स, आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई लॉ नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसका उसका
एक ही वो था कि अगर साड़ी पहनो तो हिजड़ों में चले जाओ, हिजड़ों में जाके ताली बजा के बधाई मांगो, भीख मांगो, सेक्स वर्क करो, यही काम रह गया था। बट मैंने कहा ये तो मुझे करना नहीं है, मुझे समाज में रहना, जी, समाज के तौर तरीके से रहना, समाज के बीच ही रहना, एंड आई विल नॉट गो एनीवेयर। जी, बिल्कुल। सो वो सब चीजें फिर मैंने स्ट्रगल किया आइडेंटिटी के लिए। समाज के जो मेरा जो टारगेट था वो यूथ था, ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट थे उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके 2009 में एनजीओ भी बनाया, सक्षम ट्रस्ट, वो धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया। 2012 में नेशनल लेवल पे हमारी कंसल्टेंसी हुई ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, जजमेंट के जी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर सारे इंडिया के ट्रांसजेंडर लोग इकट्ठा होकर हमने पीआईएल डाला। तो 2014 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आती है उसमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। तो जी, वो जो चीज थी, उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे आईडी प्रूफ थे वो मैंने चेंज किए। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, अब मुझे कोई धक्का देके समाज से निकालने वाला नहीं था। मेरे अपने राइट्स थे और मैं समाज के बीच, बेशक मेरे को घर वाले निकाल दें, लेकिन मैं समाज के बीच तो रह सकती हूँ, समाज जी, आप लोगों के बीच तो रह सकती हूँ। वो हुआ बिल्कुल। एंड मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करके बाद भी मैंने बहुत सारा कोशिश किया कि ट्रांसजेंडर लोग, किन्नर लोग, हिजड़ा, ये सब लोग पढ़ें, लेकिन किसी ने इतना इसमें पढ़ने में ज्यादा रुझान नहीं दिया। मैंने कहा विजिबिलिटी, हम जब तक समाज में नहीं रहेंगे अपनी पहचान के साथ, अपनी पहचान के साथ दुनिया के बीच में नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें बाहर आना होगा। पर्दे के पीछे जब आप देखते हैं शो होता है, जब हम थिएटर जाते हैं तो पर्दे के पीछे जब तक रहता तब तक लोग एक्साइटेड रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन जब सामने आ जाता है लोग 2-4 बारी देखते हैं उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। आप सोचिए कि नॉर्मल हम एबनॉर्मल नहीं है, सोसाइटी की सोच अबनॉर्मल, वो करेक्ट। क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। सो जब हम सामने रहे, मैंने 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट एडमिशन लिया। कुछ महीनों तक तो बहुत प्रॉब्लम रही, ऐसा नहीं इतना आसानी से कोई लड्डू खा मेरे को दे दिया किसी ने, जाओ खा लो। मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए, अपनी अपने वजूद को खड़े, अपने आप को हिमालय की तरह खड़ी रखी वहां पर, क्योंकि लोग छक्का हिजड़ा बहुत कुछ बोलते थे, बहुत हंसते भी थे, सेक्स वर्कर भी समझा, लोगों ने कहा इनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था, ये तो ऐसी यहाँ पर हल्ला करेंगे, तालियां बजाएंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। जब मेरे एडमिशन हुई धीरे धीरे मैंने बहुत सारे ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी में काम किए। सबसे पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनवाया, फिर लेटर लिखा पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए क्योंकि फीमेल और मेल में मैं, मुझे जाने में प्रॉब्लम थी, वो भी, उनको भी प्रॉब्लम थी, मुझे भी प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम थी। तो वो सब हुआ एंड धीरे धीरे फिर जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ, साथ में बैठना शुरू हुआ, लोगों ने मेरी कहानी सुनी, लोगों ने जाना कि अरे ये तो नॉर्मल, सब चीजें तो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं। लोग हिजड़ा लोगों को देख के डर के भाग जाते थे, कोई तो ऐसा होगा, बदतमीजी करेंगे, हमें छुएंगे, हमें ये करेंगे, हमारे को टच करेंगे, सो हमें प्रपोज करेंगे। जी, सो ये सब चीजें नहीं हुई और लोगों को लगा इट्स नॉर्मल। एंड फिर सब लोगों को धीरे धीरे मेरे, पहले मैं वेट करती थी लोग मेरे से बात करें, अब लोग मेरी वेट करते हैं कि मैं कब बात करूं। तो जी, ये चेंज है। एंड 2013 में मैंने, उससे पहले ही 2013 में प्राइड ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी, एलजीबीटी प्राइड जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में, गर्व उत्सव बोलते हैं जिसको, वो जी, प्राइड ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। और प्राइड के फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ईयर में 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट नहीं किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा था सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन धीरे 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 वो समय भी आया जब 2017 में कैनेडियन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी, अलियांस फ्रांसे, ये सब साथ में खड़े हो गए और पंजाब यूनिवर्सिटी भी इस बात में, पंजाब यूनिवर्सिटी भी खड़ा होना पड़ा और पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो भी हमारे बैनर पे लगा। तो ये धीरे धीरे चेंज आया। और चेंज कैसा आया? विजिबिलिटी से। जब जी, विजिबल हुए हम लोग, अपने आप को सामने लाए कि यस आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांसजेंडर। भगवान, लोग अब बोलते हैं कि भगवान करे आपको दोबारा ये जन्म ना मिले, मैं कहती हूँ भगवान करे मुझे हमेशा यही जन्म मिले कि आई एम नॉट जी, रेपिस्ट, आई एम नॉट करप्ट पर्सन, आई एम नॉट, मैं कोई करप्शन करने वाली इंसान नहीं हूं, मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूं,
आप अखबारों में छान लीजिए कि किसी ट्रांसजेंडर ने कोई रेप किया है। सो ये सब चीजें मतलब मैं कह सकती हूँ कि प्राउडली कि ये विजिबिलिटी से हुई सब चीज चेंज। अगर विजिबिलिटी ना होती शायद ये सब चीजें ना होती। लोग ढूंढ रहे हैं ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर कहाँ है? ट्रांसजेंडर आपके बगल में ही है, वो पैंट शर्ट में है। कोई ट्रांस वुमेन है, कोई ट्रांस मैन है। सब लोग कहते हैं साड़ियां पहन लेते हैं, साड़ियां नहीं, सभी ट्रांस वुमेन नहीं होते, बहुत सारे ट्रांस मैन भी होते हैं। करेक्ट। So, या तो धीरज जी, आपने ये जो मुहिम शुरू की, तो इसमें आपने स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं चुना, बल्कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को चुना इस मुहिम के लिए। जी। तो ऐसा क्यों? एक स्कूल का मैम स्कूल एक्चुअली क्या है कि वो मेरा फर्स्ट टारगेट नहीं था। जी। मेरा फर्स्ट टारगेट था कॉलेज और यूनिवर्सिटी। क्योंकि बच्चे तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन वो जब उनके साथ, क्योंकि वो टाइम हमें पहले तो देखो 18 साल से नीचे जब हम लोगों ने ये सेक्स एजुकेशन वगैरह ये सब चीजें, आप सोचिए कि सेक्स एजुकेशन भी लाने में भी कितना प्रॉब्लम है इंडिया में। सेक्स एजुकेशन भी आपको पढ़ाया नहीं जा सकता आप, क्योंकि उसमें जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर, ये भी अभी बड़ी मुश्किल से सीबीएसई और एनसीईआरटी के जो मॉड्यूल हैं उसमें आने लगे हैं, लेकिन वो भी उसको भी सरकार या जो भी संस्थाएं हैं उसको लाने में भी काफी डर रही हैं। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के जो पोर्टल में पहले ट्रांसजेंडर के बारे में रखा पढ़ाएगा, लेकिन उसको फिर पोर्टल हटा देंगे कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद। सो जब तक ये और हम लोग छोटे बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। जी। क्योंकि वो 18 से नीचे जो है माइनर हैं, और किसी के पेरेंट्स, किसी के कोई भी अभिभावक जो भी उसके गार्जियन से वो ऑब्जेक्शन कर सकता है हमारे लिए, और प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्योंकि 1871 के जो 1871 के जो ब्रिटिश लॉ था, एंटी ट्राइबल लॉ, जो उसमें ये भी लिखा गया था कि ये बच्चा चोर होते हैं, बच्चों को अपने टोली में शामिल करने के, उनका कैस्ट्रेशन करवा देते हैं। ये भी सब चीजें थी। तो हम लोग मैं तो चाहती थी कि मैं इस चीजों पर अभी टॉपिक पे छिड़ू ना, मैं जी। जी। इस एरिया में ना जाऊं। सिर्फ अभी जी। जो 18 से ऊपर हैं बच्चे, जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उनको उनके साथ बात करूं, और ये मेरा टारगेट ग्रुप था। अभी चेंज भी हो गया है। अब मैं स्कूल्स में भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें जाती हूँ। उसमें सेंट पीटर और सेंट जॉन स्कूल चंडीगढ़ का काफी फेमस स्कूल है। उनमें लगातार मैं हर मतलब जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है, अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक ओरिएंटेशन एनएसएस का प्रोग्राम था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया था। तो जी। मैं लगातार जाती रहती हूँ। अभी लोगों की सोच, क्योंकि पेरेंट्स की कंसेंट भी रहती है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, और आप सोचिए कि जिन लोगों को मैंने 10-15 साल पहले सिंसियर मतलब सेंसिटाइज किया होगा, वो पेरेंट्स बन गए होंगे अब, ठीक है ना। करेक्ट। और जब उस समय वो स्टूडेंट रहेंगे मास्टर के या पीएचडी के, तो आज वो करेक्ट। पेरेंट्स हो गए हैं 5-5, 6-6 साल के बच्चों के। या जो अब जो जिनको मैं समझा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो पेरेंट्स बनेंगे, वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, वो आईपीएस बनेंगे, वो पॉलिटिशियन बनेंगे। वो अपने बच्चों को भी तो अलाउ करेंगे कि यस, आप सीखिए जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में समझिए, क्योंकि जितना आप छुपाओगे उतना और नासूर बढ़ता जाएगा। डॉक्टर, करेक्ट। तो ये हमें कोई भी चीज को हमें छुपाना नहीं चाहिए, छुपा के और चीजें बिगड़ती हैं। इसलिए सारा हमारे सामने होना चाहिए और सब बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ होता है। अभी मैं काफी जगह जाती हूँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, और ऑनलाइन पूरी दुनिया में। अभी आप लॉकडाउन में करीबन मेरा 150 करीब से ऑनलाइन सेशन हुआ, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे हुआ है, बहुत सारी और जो इन पे हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे अभी जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो लर्निंग पीरियड, आप 40 प्लस लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, 50 प्लस लोगों को देवी का, मतलब उनका ईगो थोड़ा हाई रहता है, और उनको अनलर्न नहीं कर सकते हम लोग। उनको
जीरो पे लाके वो तो हमारे को कहेंगे तुम ज्यादा जानते हमसे। तो लेकिन जो तन लागे वो तन जाने, जिसको जो भुगत रहा होता है, जिसको प्रॉब्लम होती है वही जान सकता है, दूसरों को क्या पता, वो तो मजे लेते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर, कई स्टेट ऐसे हैं जिनको, जहाँ पर रिकॉग्नाइज ही नहीं अभी तक होता है। और काफी सारी जगहों पे ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे स्टेट्स में जाके, जहाँ पर एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा धरनी जी, अधिकारों को पाने के लिए बाहर आना कितना जरूरी है? कुछ लोग चीजों को छुपा लेते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं वही फिर दोहराऊंगी कि जब तक बाहर नहीं आएंगे, बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब पब्लिक में वोकल होना, बेखौफ तरीके से अपनी पहचान, बुलंदी से अपनी आवाज को रखना। और मैं आपके माध्यम से ये सभी दुनिया को बताना चाहूंगी, सभी दोस्तों को, कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिटरेट होना नहीं, सिर्फ आपने बीए एमए कर लिया और नौकरी के लिए। आसपास भी मैं कल आज भी सुन रही थी, आसपास के जो महिलाएं, मैं क्योंकि मैं स्लम एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ पर आसपास के लोग बोलते कि क्या करना पढ़ के, नौकरी तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा क्यों, नौकरी के लिए पढ़ा जाता है क्या? नौकरी देखो, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, अनपढ़ भी। आज तक दुनिया ने क्या पैसा नहीं कमाया? बड़े बड़े, आज तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, एंशियंट हिस्ट्री निकाल के देखिए, आज तक तो महल ही नहीं ऐसा कोई बना है। आज तक तो कोई ऐसा संसद बनाने में, नई संसद बनाने में हमारी सरकार की कमर टूट जाएगी। ठीक है ना? आप सोचिए कि हमारे ऐसे महल, ऐसे किले, ऐसे मंदिर बने जो आज तक कभी बन ही नहीं सकते दुनिया में, कभी दोबारा हो नहीं सकता। वो अजूबे हैं। तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक विजिबल नहीं रहेंगे तब तक हम अपने अधिकारों के बारे में, पूरी दुनिया आज जो सोशल मीडिया है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विजिबिलिटी में। आज लोग राइट। विजिबल हो रहे हैं, तो हम लोग, मुझे कौन जानता है, अगर मैं ये सोशल मीडिया ना होता तो आप तक मेरी आवाज कैसे पहुंचती? करेक्ट। और मैं अपने फेस को ब्लर करके आपके इंस्टाग्राम लाइव पे होती तो मुझे कौन रिकॉग्नाइज करता? पहले तो पर्दा हटाना पड़ेगा। ठीक है ना? करेक्ट। मैं जानती हूँ बहुत दर्द होता है, मैं जानती हूँ कि सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। मैं फैमिली से, मेरे जैसे लोग जो, उनको निकाल दिए जाएंगे, सबको घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, आपको वो चीज मिलेगी, वो अमृत मिलेगा जो आप हमेशा जिंदगी भर चाहते हो। ये पहचान जो है ना, वो हमारी मानसिक संतुष्टि है। मेरे को आप लाखों करोड़ों रुपए भी दे दोगे, मेरे माँ बाप का तो पास तो था ही है, मेरे माँ बाप के पास लाखों की प्रॉपर्टी है, उनका कोई भी नहीं मेरे अलावा। ठीक है ना? तो हमने वो भी छोड़ दिया। अगर मैं आइडेंटिटी मैं, मुझे क्या सिर में कोई मतलब कीड़ा थोड़ी था, या मेरा कोई दिमाग में खराबी थोड़ी थी कि मैं इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के सिर्फ ये एक कमरे के, इस कमरे में रह लूं, जहां पर कोई फैसिलिटी ना, पीने का पानी है यहाँ पर, मुझे जी। बाहर से पानी भर के लाना पड़ता है। और कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, कोई यहाँ सड़क नहीं है। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि ये तो दुनिया की चीजें हैं। जो आत्मिक सुख सुख है ना, जो मेरे अंदर सुख, जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पहचान है, यही मेरा सुख है। मेरा मेरे साथ बेशक दुनिया ना हो, लेकिन मेरे साथ मेरा मकसद है, मेरा एम है। कोई भी इंसान मेरे साथ ना भी खड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं। जब मैं जब मेरे साथ सारी दुनिया थी तो मैं अपने आप से नहीं थी, और आज जी। मैं अपने आप में, आत्मा, मेरी आत्मा और मेरा शरीर मिल गया है। फिर दुनिया क्या क्या डर? आप तो सब जानते हो। देखिए, भक्ति आंदोलन में भी ये सब बातें किसी न किसी रूप में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जी। वही मैं, इसी शब्द को मैं कहूंगी कि जब दुनिया मेरे साथ थी तो मैं नहीं थी, अब मैं हूं। मैं अपनी आत्मा, जब मैं अपनी आत्मा के साथ हूं, अब सारी दुनिया नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर जो खुशी है उससे बड़ी और कुछ नहीं हो। मैं इस दुनिया से जब जाऊंगी, मेरी पहचान के साथ जाऊंगी, मेरी अपनी पहचान है, दुनिया की पहचान नहीं। दुनिया के लोग
मैं बुरा नहीं कह रही हूँ दुनिया को, लेकिन दुनिया के लोगों के अंदर उतनी हिम्मत नहीं कि वो 16 संस्कारों को त्याग दें। आप जन्म से लेकर मरने तक दाह संस्कार तक 16वां संस्कार होता लास्ट। वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। अगर हिंदू हो तो जलाए जाएंगे, सिख हो तो जलाए जाएंगे, मुस्लिम हो तो दफनाए जाएंगे, ईसाई हो तो दफनाए जाएंगे। लेकिन एक ट्रांसजेंडर ही है जो अपनी मर्जी से कह के जाएगा कि मुझे ये करवाना, मुझे दफना देना, मुझे जला देना। वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो अपने नाम जी को छोड़ दिया, उसने उसने अपने जेंडर को छोड़ दिया, उसने अपने सारी दुनिया को छोड़ दिया, उसने सारे सारे संस्कार त्याग दिए। उसका खुद का संस्कार है। यही ट्रांजिशन होता है। ये जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी, एक बहुत जरूरी एक चीज बहुत जरूरी थी जो मैं जानना चाहती थी, और आई थिंक सब जानना चाहते हैं कि जैसे आप जैसे प्रोग्रेसिव और जेंडर लोगों से ट्रेडिशनल ट्रांसजेंडर बहुत गुस्सा है, या कहूँ वो आपसे एग्री नहीं करते, या वो सिस्टम में चेंज नहीं चाहते, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो ये बहुत लंबी एक कहानी है। जब ट्रांसजेंडर तो कभी भिखारी नहीं रहे। जी ट्रांसजेंडर हमेशा से ही पहले धर्म के बीच में सनातन परंपराओं में वो मंदिरों के रखवाले थे। मंदिर में पूजा पाठ ये सब उनके साथ पुजारियों के साथ सहभागी होते थे, उनको हेल्प करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो दरबारों में आए। जी दरबारों में फिर राजाओं रानियों की सेवा में रहे। और 1857 में फिर जब अंग्रेजों ने पूरा भारत ब्रिटिश के अंडर हो गया, तो 1871 में एंटी ट्राइबल एक्ट बनाया गया, जिसमें सभी ट्रांसजेंडर को अपराधी घोषित कर दिया गया था। तो फिर जी रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। जैसे आपने पहले कहा था, खाना तो सबसे बात जरूरी है। तो वो उसको कमाने के लिए फिर धीरे धीरे बधाई ये परंपराएं शुरू हुई। बेगिंग का सिस्टम शुरू हुआ। काफी सारी चीजें तब दुआओं का तो सिलसिला पहले से ही था। दुआ तो पहले से ही लोग मानते थे, लेकिन ये सिस्टम बाद में काफी स्ट्रांग होता गया धीरे धीरे, और आज़ादी के बाद और स्ट्रांग होता गया। ये फिर अभी 80 और 90 के दशक तक तो ठीक था, सिस्टम सब सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उदारीकरण उद्योगों का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंडिया में, तो उसके बाद जो हमारा रोजी रोटी का था, वो उससे बढ़कर ये अब बिजनेस जैसा बन गया है। तो जी बहुत सारे लोग इसमें सभी सभी नहीं, क्यों बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो अपनी सिर्फ एक परंपरा को चला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जिसमें मेजोरिटी ज्यादा कहूंगी, वो इसको गलत फायदा भी उठाते हैं। तो उसमें क्या कि जब पढ़े लिखे जो प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, समाज में मिलना चाहते हैं, समाज के ताने बाने के साथ वो भी अपना ताना बाना जोड़ना चाहते हैं, पढ़ना लिखना, नौकरी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीच में फिर ये आ जाता है कि हम लोग, जैसे मैंने कहा 2016 में मैं अपनी स्टडी से पहले मैंने किन्नर लोगों को भी पूछा था जो डेरे में थे आसपास के, जो यहाँ पर कुछ डेरों को पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम लोग पढ़ने के लिए नहीं है, हम लोग तो बधाई या दुआ देने के लिए पैदा हुए, हमें यही काम करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जी उन्होंने कहा कि इससे हमारे आप लोग ये जो चेंज ला रहे हो, उससे हमारी बधाई हमारा जो सिस्टम है बिगड़ जाएगा, हमें बधाई कोई नहीं देगा, और ये हमारा काम भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, मौलवी हैं या पंडित हैं, जो सभी शर्मा जी तो मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं ना। करेक्ट शर्मा जी नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ शर्मा जी तो पुजारी हैं, कुछ शर्मा नौकरी कर। तो ऐसे ही ये तो चलता है समाज में। सभी ट्रांसजेंडर हैं वो बधाई तो नहीं मांगेंगे। कुछ लोग रह जाएंगे जो जिनको बहुत ज्यादा मतलब जो अनपढ़ हैं या नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वो चलो ठीक है, वो सिस्टम में रहें। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख गए हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, वो सिस्टम से निकल के अपना रोजी रोटी के लिए जॉब करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो इसमें काफी सारी चीजें कि इससे दुनिया को पता ना चल जाए कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, कैसे होता है। ये सिस्टम भी कई सारे चीजों को छुपाया भी जाता है। तो
इन सब चीज़ों के बारे में समाज में पता लगेगा तो लोग हमारे मतलब खिलाफ ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो इन कारणों से भी जो समाज है वो उसी ठर्रे पे, उसी परंपराओं पे चलना चाहता है कि जो पुरानी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव तो आना ही है और आएगा ही। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। जो किन्नर परंपराएं हैं जो वो तो सही है, वो अपनी जगह चलते रहे, उसमें कोई गलत नहीं। वैसे भी किन्नरों के अपने रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो सही है, उनको चलना भी चाहिए। लेकिन जो बैगिंग वाला सिस्टम बड़ा भयंकर से आगे आता जा रहा है, वो थोड़ा सा उसमें चेंज आना चाहिए। जी उसमें बदलाव आना जरूरी है। पर तो मैं कहूंगी कि ये जो बीच में जो प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, उनके कारण उनको लगता है कि हमारा ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। आप जी सोचिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उदारीकरण हुआ था, जब नरसिम्हा राव सरकार थी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे 1992-93 में, तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन भी किया था। उदारीकरण से हमारे बाहर के लोग, जो बाहर की इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, उससे हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन आज हमारे सबके जेब में पैसा है, और 90 से पहले हमारे जेब में पैसा नहीं होता था। हम जो सुबह खाते थे शाम को फिक्र पड़ जाती थी, शाम को खाते सुबह भी फिक्र हो जाती थी। लेकिन आज सबके पास पैसा है, और वो चाहे कमती है चाहे ज्यादा है, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता। और उसके लिए मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि भूखे नहीं मर रहे हैं ये, लेकिन उस समय तो सभी लोग ऐसा थे। मोस्टली जो कुछ लोग थे, कुछ परसेंटेज थी जो जनसंख्या जो बहुत रिच थी, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी में लोग जो मिडिल क्लास फैमिली, जो नीचे तबके के लोग, तो गरीब ही थे। तो अभी तो वो सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऑब्जेक्शन तो होता ही है उसमें। किसी को थ्रेट भी होते हैं, हमें भी थ्रेट होता है, हमें भी धमकियां दी जाती हैं, हमें भी सब कुछ होता है। लेकिन उससे कोई इंसान को जो प्रगति होती है, विकास होता है, उससे सभी का फायदा होता है। मेरे अकेले का फायदा नहीं है, या आपका किसी का फायदा नहीं, सभी का, समाज का फायदा होता है। आज जी कोई हमें देख के, अच्छा मुझे देख के कोई बोला अच्छा ट्रांजिशन ऐसा होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है ना कि जो किन्नर लोग हैं वो ऐसा पैदा होते हैं, पता नहीं कैसे पैदा होते हैं। वो एक पूरा देवताओं की एक पूरी जैसे एक बनाते हैं पिक्चर, वो बना लेते हैं माइंड में, ऐसा है। तो उस पिक्चर को बनाए रखना चाहते हैं, तो ठीक है, बनाए रखें। सबका आदर तो होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी की रिस्पेक्ट होना है। अगर कोई ट्रांजिशन नहीं भी कर तब भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रांजिशन करता है तब भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट तो सभी को होनी चाहिए। तो वो सब चीजें उनके कारण जो डर है ना, जो 1871 में अंग्रेजों ने जी कहा था ये तो आदमी होते हैं, ये तो औरत बन जाते हैं, ये अभी फिर दोबारा ना सिस्टम शुरू हो जाए कि सब लोग बोले ये तो आदमी है, औरत बन जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं। ये जो डर है ना, ये ये बना रहता है। तो इस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए मैं एजुकेशन को पढ़ाई, हमारे जो स्कूल है, सिस्टम है, उसमें प्रिंसिपल टीचर का बहुत महत्वपूर्ण जी abuse ना हो, उनके harassment ना हो, बुली ना हो, स्कूलों में बुली ना हो ट्रांसजेंडर के साथ, ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट। किन्नर परंपराओं में कौन जाता है? हम ही लोग तो जाते हैं। स्कूल से भाग गए, स्कूल से छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, अनपढ़ रह गए, तो तभी तो इस सिस्टम में ज्वाइन होता है। तो अगर यही सिस्टम हमारा सही हो जाए, पढ़ाई लिखाई में, हमारे स्कूल एजुकेशन में सही दुरुस्त हो जाए, तो माँ बाप भी ध्यान दें, टीचर भी ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें, तो ये सब सिस्टम धीरे धीरे अपने आप ही कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा धनंजय जी, ये जो सवाल, जो एक लास्ट सवाल है, ये मेरे लिए है बेसिकली, कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, और तो हमें ऐसा आपकी लाइफ से क्या सीखना चाहिए, या कैसे हम करें कि आसपास कुछ ऐसा करें अपने घरों से शुरुआत, कि आप लोग मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके, यू नो, कि आपको मदद मिले। ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वही मैं दोबारा से दोहराऊंगी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बहुत दुरुस्त होना चाहिए, जिसमें ऑल जेंडर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए,
सभी जेंडर, ऑल जेंडर, ऑल सेक्सुअलिटी के बारे में, कि ताकि किसी भी LGBTIQ+ कम्युनिटी या कोई डिसेबल हो, डिफरेंटली एबल हो, कोई भी इंसान हो किसी भी तरह का, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। और ऐसे समाज की कल्पना करना, ये तो हमारे बचपन में जो बच्चे स्कूल से पहले हमारे घर में जब हम लोग बच्चों को सिखाना शुरू करके, तुम्हें लड़की को बोलते हैं कि तुम्हें क्यों पढ़ना ज्यादा, तुम तो ससुराल जाओगी, ये सब बोलना बंद नहीं करोगे और लड़के को आप ज्यादा तवज्जो दोगे, ये सब, और उसके बाद ट्रांसजेंडर को भी आप नेग्लेक्ट करोगे, तेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, तू तो छक्का है, तू तो हिजड़ा है, ये सब चीजें बंद नहीं करेंगे और हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जब में इंक्लूजन नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, सारा सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक ये मेरे को लगता नहीं कि बदलाव होगा। और वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है, हमें कोई ये थोड़ी अब आप हमें सोना चांदी या घर दे दोगे, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं भाई, हम लोग नौकरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ हमारे फैमिली साथ दे, हमारा सोसाइटी साथ दे, हम तो बराबर का आपके साथ ही काम करेंगे, हम कोई एलियंस तो नहीं है, दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हैं। अंडरवेयर में क्या है, किसको क्या लेना है, किसी दूसरे को इंसान को, मेरी साड़ी से दूसरे इंसान को क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंडरवेयर में क्या है, किसी को क्या प्रॉब्लम, मेरी बॉडी मेरा रूल, मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहती हूँ कि मेरा निर्णय है, मेरा अधिकार है, मेरा ह्यूमन राइट्स है। और कोई इंसान पागल तो नहीं कि साड़ी पहन लेगा, कोई आदमी साड़ी कैसे पहन लेगा, जब तक उसका जेंडर मिसमैच नहीं होता तभी तो वो पहनता है। लोग आजकल लोग ये भी डरे हुए हैं, मेन स्ट्रीम के लोग, आदमी औरत ये डर गए हैं कि इनको राइट्स मिल जाएंगे तो सारे लोग, इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो सभी लोग साड़ियां पहन लेंगे, आदमी भी पहन लेंगे, जॉब के कारण जॉब मिलना लग जाएगा। तो मैंने कहा देखिए इतना आसान नहीं है, अभी तो असली जो लोग जो असल में जो फेस कर रहे हैं वो साड़ी नहीं पहन रहे हैं, वो घर से नहीं मतलब डर के मारे नहीं अपने आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो कल को प्रॉब्लम किससे होती है, हमारे कारण तो प्रॉब्लम नहीं है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेल फीमेल ही अगर वो साड़ी पहनेंगे जॉब के लिए तो वो मेल फीमेल ही कर रहे हैं ना, ट्रांसजेंडर तो नहीं कोई प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये चीजें, करेक्ट। इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है हमें। मेरे को लगता है कि स्कूल को बहुत स्ट्रांगली हमें नर्सरी है, उस नर्सरी में जैसा पौधा बनाओगे बाद में तो बंदा स्ट्रांग हो जाता है। मेरा बचपन अगर स्ट्रांग होता तो आज मैं और स्ट्रांग होती, लेकिन मैं स्ट्रांग अपने आप ही हुई। मेरी नर्सरी जो है मेरी खुद की ठोकरें हैं, मेरी खुद की यूनिवर्सिटीज हैं, मेरी खुद की खुद मैंने अपने आप से सीखा है, अपने खुद आइडेंटिटी मेरी रिवील किया, अपने जो कहते हैं ना इंस्पायर, मैं खुद से हूँ, मैं खुद की आइडियल हूँ। तो जब इंसान खुद से ही आगे बढ़ा और जब उसके फैमिली सपोर्ट करे तो माशाअल्लाह क्या क्या बात हो जाए, मतलब पूरी दुनिया को हम लोग दिखा देंगे कि क्या हो सकता है। और मेरा तो ख्वाहिश यही है, मरने से पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री को ट्रांसजेंडर को देखना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंसान आए जो बहुत सुलझा हो, बहुत समझदार हो, बहुत सहनशील हो, बहुत तरक्की पसंद इंसान हो और वो प्रधानमंत्री बने, वही राष्ट्रपति भी कोई बने, ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन। मैं सभी को, मैं ऑल जेंडर, मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं की, ऑल जेंडर को सपोर्ट करती हूँ, सभी लोग आगे बढ़े। और ये हम रामायण की कल्पना करते हैं, रामायण में ऑल जेंडर्स के बारे में बात हुई थी, ऑल जेंडर के बारे में उसमें चर्चाएं हैं, जिसमें गरुड़ भी हैं, बानर भी हैं, जामवंत भी हैं, कितने सारे सर्प भी हैं। तो सभी जेंडर मतलब वो आधे आधे सर्प हैं, आधे बानर हैं, तो मनुष्य हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये ऐसा ही होता है। और जब हम लोग सभी जेंडर के बारे में सभी जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि शायद वो हम लोग उस समाज में रहते हैं जहाँ पर इंक्लूजन है। सिर्फ ट्रांसजेंडर का इंक्लूजन नहीं है, सभी का इंक्लूजन होना चाहिए, सभी लोगों को साथ में रहना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी लास्ट में कि माँ बाप को मैं ये कहूंगी कि अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा बेटा बेटी आपके साथ साथ में रहते हैं, बेटा आपका सेवा कर सकते हैं, हो सकता है वो अपनी बहू को लेकर विदेश चले जाए और बेटी ससुराल चले जाए, तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आप ओल्ड एज होम में थोड़ी रहोगे। सो ट्रांसजेंडर है, दे कैन होल्ड योर हैंड, वो अपने साथ रखेंगे, आपको अपने पास रखेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट्स धनंजय जी, बहुत बहुत प्यारे थॉट्स हैं आपके। एंड मे आई विश आपके सारे ड्रीम एंड जो भी आप चाहते हैं, आपने इतनी स्ट्रगल की है, बहुत अच्छा रास्ता बनाया है अपने पीछे आने वालों का, तो आपके सारे ख्वाब पूरे हों।
और आपकी सारी विशेस पूरी हों एंड डेफिनेटली आपके जैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा है आपके बारे में, आपके जैसे और लोग होंगे तो डेफिनेटली ये दुनिया और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वेरी ब्यूटीफुली सेड, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। थैंक यू, कीप डूइंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं थैंक आप यू। एंड डेफिनेटली कि सब कुछ ठीक होगा। एंड बिल्कुल ऑल ठीक होगा। जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं एक बात और सबसे कहना चाहूंगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है जो इन पर डिपिक्ट की गई है, एम एक्स धनंजय चौहान जी पर डिपिक्ट की गई है, एडमिटेड। एंड मैं आप सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से डिपिक्ट की गई है। ओजस्वी जी ने इन्हें इसे डायरेक्ट किया है एंड आप लोग जरूर देखें, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। नाम है एडमिटेड एंड इनको फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। एंड थैंक यू सो मच धनंजय फॉर बीइंग हियर ऑन द वेरी लवली शो। It was great talking to you. Thank you so very much. And थैंक यू मैम, wish थैंक you यू all सो the नाइस ऑफ यू। best. Yes, admitted. आप सब लोग देखिए, बहुत जरूर देखिएगा ये मूवी एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज इनको फॉलो कीजिए और मुझे भी फॉलो कीजिए da.very.lovely. Stay tuned for new updates and keep watching the very lovely show. Thank you Naranji ji. Thank you so much. Take care. All the very best.